आज से पढ़ने पढ़ाने की स्टडी चेंज। आज आपको क्लास में ही सब कुछ सीख के जाना है। क्लास में ही मतलब तुम पढ़ रहे हो, मान लो तुम लोग क्या लिखते हो, सुनते हो, पढ़ते तो हो नहीं। 1.5 घंटे में जितने टॉपिक्स पढ़ाऊंगा वो सारे आपको अभी आने चाहिए। ऐसा करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी हैव स्टार्टेड डायस्टोमर्स और खत्म भी कर दिया। पेज चेंज कर, लास्ट में जाओ बस। ऑप्टिकल की दुनिया में डायस्टोमर्स होने के लिए भाई सारे जीआई डाया होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑप्टिकल आइसोमर्स में डाया होने की शर्त क्या है? कम से कम एक कार, पहली शर्त तो यह है कि कम से कम 2 कायरल सेंटर हो, फिर एक पे आरएस सेम रहे, एक पे आरएस बदल जाए। समझ गए? तो हमने इसके एग्जांपल्स भी किए थे और एक असाइनमेंट इस पे भी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी किया था, कहाँ गया बाबू? ये वाला क्वेश्चन भी किया था क्या? ये किया था? नहीं किया था? अभी करो, ऐसे ही देखो बस। अरे कॉपी नहीं करना है, यहाँ बोर्ड देखो, एकदम शांत हो जाओ, बल पिन ड्रॉप साइलेंस। थोड़ा वो कहाँ है? वो है। तुझसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। तो सब लोग देखो, एक एक चेक करो। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो पता चला फर्स्ट एंड सेकेंड एनहेंसोमर्स है। एकदम सही लिखा है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसका मिरर इमेज है। ये जो मैंने बनाया था ना ऐसे बॉक्स बॉक्स क्रॉस क्रॉस, ये वही है। एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक। ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, मीजो हो नहीं सकता। ये अगर आर एस है तो ये एस आर है ना। तो ये हो गया एक दूसरे के मिरर इमेज और इसलिए ये है एनहेंसोमर्स। फिर थर्ड एंड फोर्थ ये पेयर ऑफ एनहेंसोमर्स। थर्ड एंड फोर्थ पेयर ऑफ एनहेंसोमर सही है। ऑप्टिकल एक्टिव है, मिरर इमेजेस हैं। अक्सर ये लोगों को आइडेंटिकल लगते हैं, बोलते हैं यहाँ भी एक आर है, यहाँ एक ओच इधर है, यहाँ भी तो एक ओच इधर है, यहाँ एक ओच इधर है, यहाँ भी तो एक ओच इधर है ना। जो ओ एच यहाँ इधर है ना वो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसिमेट्री है, एसिमेट्री। ऊपर के ओ एच के पास सी एच थ्री है, इसके हालात अलग हैं, इसके हालात अलग हैं। तो यहाँ आर एस एस आर सेम नहीं है। समझे कुछ? अभी ये मान लीजिए अगर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो आर एस हो गया, ये एस है, ये एस है, इसको मेरे में नहीं है तो ये भी एस है। अब ये आर आर है, हाउ दे आर आइडेंटिकल, है ना? कुछ नहीं समझ आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस। सो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़िए। सेकेंड इज डाया स्टीरियोमर विद थर्ड एंड फोर्थ अलग अलग। सेकेंड को देखो, क्या सेकेंड थर्ड के साथ डाया है? कैसे पता करते हैं? एक पर सेम एक पर बदल जाए। ये वाला तो बदल गया और ये वाला सेम रहा, डाया है। फिर सेकेंड फोर्थ के साथ देखेगा, ये इसमें इसमें देखो, ये वाला तो सेम रहा और ये वाला बदल गया। कुछ समझ आया? डाया खत्म हो रहा है। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये भी है, ये भी है। क्लियर? ये घर पे लिखिएगा अच्छे से आप बैठ के। अगली हेडिंग, अच्छा, डायस्ट्रोमर्स की प्रॉपर्टीज हमने पहले ही पढ़ ली है। डायस्ट्रोमर्स की प्रॉपर्टीज हमने बचपन में पढ़ ली है। जो जीआई की प्रॉपर्टी वही डायस्ट्रोमर्स की प्रॉपर्टी। इरिथ्रोज एंड थ्रियोज, हेडिंग लिखो, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज डायस्ट्रोमर्स। एक्चुअली ये भी डायस्ट्रोमर्स ही है, ये भी डायस्ट्रोमर्स ही है। इरिथ्रोज एंड थ्रियोज डायस्ट्रोमर्स। डीपीपी निकालो जरा, दिखाओ कहाँ डीपी तुम्हारी। अब क्लास में पूरी मैराथन पढ़ाई होगी, घर में कुछ पढ़ते नहीं हो, मार्क्स तुम्हारे बढ़ते नहीं। डीपीपी निकालो, मैं बाहर निकालूंगा आज मैं। वाह, रुक, आराम आराम खोलो, बढ़िया। कभी इसमें कुछ पेन, अच्छा एक जगह पे क्लीन डीपीपी।
तू काम कर अपना बे, दारू पी के आता है यहाँ पे। पेज नंबर 26 पे आओ, 26 डीपीपी का सवाल नंबर 7 देखो और अच्छे समझो। पेज नंबर 26 नीचे लिखा होता है पेज नंबर। हाँ कैसे कैसे आवाज निकाल रहा है तेरे पास डीबी कहाँ पे? पेज नंबर 26 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। अब देखो तुम ऐसे बैठोगे क्लास में आके, क्वेश्चन नंबर 7 तो कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट रिलेशन है, इनकरेक्ट। तो आप इसका एक एक चेक करो। पहला देखो सही लिखा है क्या। पहला सिस है, दूसरा ट्रांस है। सिस ट्रांस आर डायस्ट्रोमर्स, करेक्ट। दूसरे में आओ, कायरल सेंटर है कोई? दूसरे में कोई कायरल सेंटर है? यस, एक कायरल सेंटर है और जिसके पास एक कायरल सेंटर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और वो उसका मिरर इमेज है। कैसे पता चला मिरर इमेज? क्या दिखने में लगता है मिरर इमेज? हाँ, HCl को अदला बदली कर दिया गया है। सो आर दे एनेंशियोमर्स? आर दे एनेंशियोमर्स? ये पूरा क्लास ही ब्लैंक हो गया। एनेंशियोमर्स है ना, मिरर इमेज है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी है, मिरर इमेज भी है। कैसे मिरर इमेज है? एक हफ्ते से यही पढ़ा रहा हूं। चलो थर्ड पढ़ो। थर्ड में दोनों सीएल पहले एबब एबब थे, अब एक तो एबब रहा लेकिन दूसरा बिलो चला गया। तो एक कायरल सेंटर पर गड़बड़ हो गई, एक पर गड़बड़ नहीं हुई। आर दे डायस्ट्रोमर्स? यस दे आर। व्हाट अबाउट फोर्थ? गुड। फोर्थ में धोखा है, उसमें वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है। वो CS3 दो लगा हुआ है, एक एबव द प्लेन गया है, एक ऑन द प्लेन। सो देयर इज नो कायरल सेंटर। दिस इज रॉन्ग। दिस इज, दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइसोमर्स, दे आर नॉट आइसोमर्स। खैर आइए वापस इरिथ्रोस थ्रियोस चलते हैं। ऐसे बगल में रखो डीपीपी, ठीक है, कर दूंगा बीच बीच में। इरिथ्रोस थ्रियोस क्या होते हैं? एक तरह के डायस्ट्रोमर्स ही होते हैं। हेलो, एक तरह के डायस्ट्रोमर्स ही होते हैं। क्या बोला मैंने? और ताहिर क्या बोला मैंने? मतलब कुछ नया नहीं है, बस वो डायस्ट्रोमर जिनमें सिर्फ दो कायरल सेंटर हो। देखो डायस्ट्रोमर्स होने के लिए मिनिमम दो कायरल सेंटर होना चाहिए, मिनिमम। लेकिन अगर सिर्फ दो हो ना तो फिर उन डायस्ट्रोमर्स को हम एरिथ्रोस थ्रियोस कहेंगे। तो पहला पॉइंट, डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स हैविंग only two chiral centers are called erythro एस लगाऊं चाहे ना लगाऊं, एंड थ्रियो आइसोमर्स। एक एक लाइन अभी भी दिमाग बैठाओ, ये इरिथ्रोस थ्रियोस के बारे में मेन पॉइंट है, खत्म। अब जो बड़ा आसान है भाई, ये एक तरह के डायस्ट्रोमर्स हैं। कौन से वाले? तीन पास दो ही कायरल सेंटर जो तुमने बनाए हैं ना कॉपी पे अभी तक, वो सब दो ही वाले थे, कहीं तीन का बनाया ना, वो सब इरिथ्रोस थ्रियोस ही थे। लेकिन अब मैं उसमें से एक को बुलाऊंगा इरिथ्रोस, एक को बुलाऊंगा थ्रियोस। तो देखो देखो देखो, दो कायरल सेंटर हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन होगा। सो लेट मी ड्रा एग्जांपल। ये है Br HH CH3 COOH, Br HH CH3 COH. Are they diastereomers? Yes. अब यहाँ देखो, दोनों कायरल सेंटर पे कुछ ना कुछ कॉमन है, कोई ग्रुप है जो कॉमन हो। विच वन? हाँ,
कुछ बोल रहे हैं बेचारे गरीब लोग। इन दोनों कारल सेंटर पे इन दोनों कारल सेंटर पे कुछ कॉमन ग्रुप है, बिहार है ना, तो आपको उन कॉमन ग्रुप्स को देखने हैं। अगर दोनों कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड जाएंगे, टी फॉर ट्रांस, टी फॉर थ्रियोज, अपोजिट, तो उसे थ्रियोज बोलेंगे। मुबारक हो, ये थ्रियोज हुआ है। अब बताओ ये क्या बचा, बस अगर सेम ग्रुप सेम साइड, सो सिंपल। सेम ग्रुप, सेम ग्रुप्स ऑफ बोथ chiral center, both chiral centers। क्लास में आना चाहिए सब कुछ, क्लास में कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में जो क्लास डिस्टर्ब करे, और कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक चीज सीखे ना। नहीं तो बाहर रहा करो अगर तुम्हें सीखना नहीं है तो। सेम ग्रुप्स ऑफ बोथ chiral सेंटर अगर अपोजिट साइड है तो उसे थ्रियोज बोलेंगे, थ्रियोज। और अगर सेम साइड है, कुछ तुम सेम साइड है तो उन्हें इरिथ्रोज बोलेंगे। इतनी सी बात है। अब आप लोग इसको लिखते लिखते सोचो, पहले इतना डाइजेस्ट करो, ज्यादा कुछ नहीं सोचा, इतना बिल्कुल अभी अभी कभी परमानेंट कर लो, फिर तुम्हें एग्जाम तक भूलना ही नहीं है। और इतना ही टाइम लगता है सीखने में कोई चीज, जितना मैं दे रहा हूं तुम्हें टाइम। बताओ एक बात कि डायस्टेरियोमर्स, क्या सारे डायस्टेरियोमर्स इरिथ्रोथ्रियोज होंगे? मगर all erythrocytes are diastereomers, but vice versa is not true। ऊपर तुमने पढ़ा नहीं तभी तो सिलेबस खत्म हो गया। all erythrothrio are diastereomers, stereomers, but vice versa is not true, but vice versa is not true। oh no, तो सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हट हट, छोड़ो ना। अब जो बातें हैं वो ऐसे ही मतलब बनाई हुई बातें हैं। मेन बात इतनी है कि अगर मैं इस रिथ्रोज को देखूं, इज इट कायरल, इज इट ऑप्टिकली एक्टिव? भाई तुम ना 5 सेकंड ले लिया करो, बेएहसान करो थोड़ा टाइम ले करके। थैंक यू। और जब जब टाइम लेकर आंसर देते हो सही देते हो। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर कुछ और। प्लीज एक चीज बैठाओ दिमाग में ना, सिमेट्रिक वाले मीजो हो सकते हैं, एसिमेट्रिक वाले नहीं। ये एसिमेट्रिक है, ऊपर कोई और रहता है नीचे कोई और रहता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा? इरिथ्रोस की थ्रियोस। फिर से बिना सोचे बोला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक इरिथ्रोस का मिरर इमेज भी तो इरिथ्रोस होगा, और एक थ्रियोस का मिरर थ्रियोस होगा। नाउ लिसन, इसका जो मिरर इमेज होगा वो एनेंशियोमर होगा। अब अलग बात कर रहा हूं पुरानी, अब तुमको एनेंशियोमर आना चाहिए। इसका जो मिरर इमेज होगा वो एनेंशियोमर होगा। देखो शक की नजर से देख रहे हो। देखिए अपने अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज माइक दूं आपको? ओके सर, ओके, मैं उसको पॉज करूं? नहीं।
होटल में ना ना, इसका मिरर इमेज बनाओ। नोट क्लास नोट्स एमआर सर। इसका इसका मिरर इमेज क्या होगा? एनांसोमर होगा। तो जरा सोचो, दो एनांसोमर्स को मैं एक नाम देने जा रहा हूं, तुम बस चेक करो सही बोल रहा हूं गलत। क्या दो एनांसोमर्स को मैं डीएल पेयर कह सकता हूं? स्मॉल डी स्मॉल एल, डीएल पेयर। अबे एनांसोमर्स में क्या होगा? एक डेस्ट्रो होगा, एक लीवो होगा, पर हम नहीं जानते कौन डेस्ट्रो। तो होगा तो एक कोई डी एक कोई एल, तो डीएल पेयर। एनांसोमर्स को हम डीएल पेयर भी कहते हैं। अलाइको, ये और इसका मिरर इमेज क्या होंगे? डीएल पेयर। ये और इसका मिरर इमेज क्या होंगे? डीएल पेयर, लेकिन ये होंगे थ्रियोस। आसान है। गुड। ये क्या, ये वाला सवाल करेंगे पहले। कब आया था? नहीं आया था। अरे यार क्यों नहीं आया? इसको आना चाहिए था ना। तो वो डीएल, अच्छा हाँ हाँ समझ गया मैं। वो कहीं और है पीवाईक्यू में, कैपिटल डी कैपिटल एल। तो बढ़िया, आराम से ध्यान से। फर्स्ट एंड सेकेंड आर, तुम्हारे डीपीपी का सवाल होगा पक्का। नहीं है शायद, है पहला ट्रू है क्या? फर्स्ट एंड सेकेंड आर इर्थ्रोस। फर्स्ट एंड सेकेंड आर इर्थ्रोस, सेम साइड सेम साइड, इर्थ्रोस। दोनों इर्थ्रोस हैं, एज वेल एज दे आर डीएल पेयर, है ना। क्योंकि मेरा मिरर इमेज भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। उसके आगे पढ़ो, वाइल थर्ड एंड फोर्थ आर थ्रियोस डीएल पेयर। तो देखो थर्ड एंड फोर्थ थ्रियोस हैं, और ये भी मिरर इमेजेस हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऊपर नीचे पीएच ऊपर सीएच3। तो ये हो गया, ये हो गया करेक्ट, है ना। बाकी पढ़ते रहो, सब गलत है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लो चाहे। फर्स्ट एंड सेकेंड आर थ्रियोस गलत, फर्स्ट एंड फोर आर इर्थ्रोस गलत, फर्स्ट एंड फोर आर थ्रियोस गलत। भाई फर्स्ट और फोर में एक इर्थ्रोस है एक थ्रियोस है ना, ये दोनों को बोल रहा है। ये पढ़िए, बड़ा आसान सवाल, 2015 की बात है। इसमें कितने कारल सेंटर हैं? ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, ओनली वन। और कि जिसके पास एक कारल सेंटर हो, क्या वो कभी डायस्ट्यूमर्स हो सकता है? तो आंसर बताओ। एनांस्टोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव वाला एनांस्टोमर तो होगा ना। नहीं समझ आया? चलिए, इसका आंसर, इसमें एक टर्म आया है, कुछ आया है क्या देखो। अभी ये हेडिंग आएगी, ठीक है, ये भी हेडिंग आएगी, आ गई। पर यहां नहीं पढ़ेंगे, पहले डीएल पढ़ेंगे, कैपिटल डी कैपिटल एल नॉमेनक्लेचर, कैपिटल डीएल नॉमेनक्लेचर। बात मत कर, क्लास में कैसे बैठना है बे। अब बात दिमाग खराब है तुझे, मैं लड़ाऊंगा अभी। 300 नंबर लाता नालायक कहेगा। एक बार 100% देकर देखो क्या होता है एग्जाम में, शायद 580 पहुंच जाए, फिर तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस तुम कर सकते हो। और सबसे पहली जरूरी जरूरी सीढ़ी तो यही है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस हो कि तुम कुछ कर सकते हो। बहुतों को लगता है मुझसे नहीं होगा, खुद को शक की नजर से देखते हैं। तो पहली बात तो डीएल नॉमेनक्लेचर आरएस नॉमेनक्लेचर का छोटा भाई है, यानी आरएस नॉमेनक्लेचर ज्यादा वैलिड है, डीएल छोटे रेंज में वैलिड है। डीएल नॉमेनक्लेचर केवल बायोमोलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल होता है, आरएस यूनिवर्सल है। तो एक लाइन लिख देता हूं जिससे मालूम पड़ेगी आरएस के ही कंपैरिजन में है, क्या कि दिस इट इज रिलेटिव नॉमेनक्लेचर। ये रिलेटिव है, मतलब किसी के रिलेटिव वाले जो नाम रखते हैं ना, प्यार से बुलाते हैं निकनेम, वो वाला है रिलेटिव नॉमेनक्लेचर। क्या नाम है फैजान तुम्हारा घर वाला? निब्बा, निब्बा नाम है, निब्बा। बस बेकॉम, इट इज रिलेटिव नॉमेनक्लेचर, बट RS nomenclature is absolute nomenclature, मतलब हर जगह लागू है, जहां मर्जी वहां दे दो। तो जब रिलेटिव होगा तो किसी के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके डीएल नॉमेनक्लेचर देंगे। गाइस डीएल नॉमेनक्लेचर के लिए
डीएल नॉमेनक्लेचर के लिए ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड इज स्टैंडर्ड या रेफरेंस, स्टैंडर्ड या रेफरेंस, रेफरेंस मॉलिक्यूल, रेफरेंस मॉलिक्यूल फॉर डीएल, फॉर डीएल। ये डेक्स्ट्रोलीवो नहीं है, ये कैपिटल डी कैपिटल एल है, जिसका मतलब आरएस के जैसा होता है, आरएस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वही टाइप। सो यू नो ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसा दिखता है? दुनिया का सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन है? स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, बायोलॉजी के मास्टर हो। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट। खैर, अब देखो देखो सुनो, जब आप डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे देंगे तो उसके लिए फिशर फॉर्म का गिवन होना जरूरी है। डीएल नॉमेनक्लेचर फिशर फॉर्म पे वैलिड होता है, ठीक है, वेज डैश पे नहीं होगा। दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। बताओ कितने का सेंटर का लिया? एक। ग्लूकोज का नाम तो सुना होगा, दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज, गौर से देखो ग्लूकोज को और बताओ इसमें कितने का सेंटर है? कायरल सेंटर सिमेट्रिक तो है नहीं है, तो यहाँ से भी शुरू हो जाएगा, ये 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 और चार कायरल सेंटर है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में सिर्फ एक कायरल सेंटर है, ग्लूकोज में चार हैं। ये ग्लूकोज है, सब लोग देखो बोर्ड पे एक बार। ग्लूकोज का लास्ट कायरल सेंटर, लास्ट कायरल सेंटर चेक हेयर, लास्ट कायरल सेंटर वाला पार्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड में कॉमन है ये। तो हम लोग क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट कायरल सेंटर को ही देखकर डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे, खत्म। मैंने बताया रिफरेंस होना चाहिए, तो ये रिफरेंस है। इसके जैसा दिखने वाला इसमें जो पार्ट है वो लास्ट कायरल सेंटर है। तो सो सिंपल, बोर्ड पे देखो, इन स्टैंडर्ड फिशर फॉर्म, स्टैंडर्ड फिशर फॉर्म, मैं बताऊंगा अभी स्टैंडर्ड क्या होता है। इन स्टैंडर्ड फिशर फॉर्म फंक्शनल ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल सेंटर, लास्ट कायरल सेंटर, आखिरी कायरल सेंटर का फंक्शनल ग्रुप देखिए, देखिए वो कहाँ है। वो दो जगह हो सकता है, या तो राइट हैंड साइड होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा। बताओ, ये राइट लेफ्ट है, ये राइट है, राइट हैंड साइड होगा तो उसको डी फॉर्म कहेंगे, कैपिटल डी फॉर्म, और लेफ्ट हैंड साइड है उसको एल फॉर्म करेंगे, लेफ्ट। टेल मी, ये सब जो बुढ़वा पे लिखे हैं ये का क्या क्या है? ये डी है कि एल? लास्ट कायरल सेंटर यहाँ यही है, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है? ओ एच कहाँ है, राइट की लेफ्ट? तो ये क्या हो जाएगा, डी, ये है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है, इसमें आपको यहां से कहाँ देखना, यहां देखना है सिर्फ, ये कहाँ है, राइट साइड, तो ये भी हो गया डी ग्लूकोज। अरे किसी को समझ आया? नहायत ही आसान, डी ग्लूकोज। मेन बात, डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, मतलब एनहांसोमर। कैपिटल डी कैपिटल एल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, मतलब एनहांसोमर्स। डी एंड एल आर एनहांसोमर्स।
कजरा कजरा अरे फाइंड रिलेशन। पॉइंट समझो, लिख लिया था ना। बारह। तेरा एक्चुअली घर कहाँ है? श्रीनगर है? एक्चुअली घर कहाँ है तेरा? पुलवामा? और कोई कोचिंग सेंटर नहीं है जो यहाँ चले आए? पुलवामा, कुपवारा। कुपवारा उधर है। शोपियान। डन 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 डन। बैठता हूँ तुम और आराम से लिखते हो फिर। आगे जल्दी करो जल्दी करो। ओके, देखो अब सुनो। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ना ना, क्रिकेट में एनेंशियोमर्स, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव ही होंगे तभी डीएल आएगा। एनेंशियोमर्स। ऑप्टिकली इनएक्टिव का नाम नहीं दे सकते डीएल। कायरल सेंटर का दोगे ना नाम? कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। चलिए फ्रक्टोज बनाते हैं। एक बात और बता दो यार आप लोग, ये ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर बताया था? एल इज इक्वल टू 4, ठीक है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर 4। फार्मूला याद करो, नंबर ऑफ जीआई टू की पावर एन। वही फार्मूला नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए भी है। टू की पावर 4 16। ग्लूकोज के 16 आइसोमर बनेंगे और सारे 16 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, इसका मीजो बनेगा नहीं। किसी ने सुना? 16 बनेंगे। आउट ऑफ 16 8 डी फॉर्म होंगे और 8 उनके मिरर इमेजेस एल फॉर्म। तो जिसने 8 सीख लिया उसने 8 और सीख लिया। कैसे? मिरर इमेज बना बना के। नहीं समझ आया? वो 16 ग्लूकोज के आइसोमर्स हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे अच्छे से। अबे सुन लो बस। अब आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ जरा कॉपी पे। नहीं टाइम पास क्यों करते हैं, बना लोगे क्या? बना लोगे फ्रक्टोज? कौन फ्रक्टोज? फ्रक्टोज फ्रक्टोज कीटोन होता है। हाँ, बात करना। इज इट फ्रक्टोज? यू डोंट नो? कॉपी इट, गुड। इसको याद करो थोड़ा घर पे बना बना। कैसे? तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट, बाकी सब राइट। तो अब आप कीटोन बनाओगे तो यहाँ कीटोन बनेगा, टर्मिनल तो बनेगा नहीं। कीटोन कीटोन बीच में होता है, तो ये बन जाएगा CH2H फिर से, और ये बनेगा कीटोन, हो जाएगा फ्रक्टोज। ये है फ्रक्टोज। क्या फ्रक्टोज? डी फ्रक्टोज क्या फ्रक्टोज? डी फ्रक्टोज। कीटो कीटोज भी बोलते हैं, एल्टोज एल्टोज, चलो वो तो वहां बोलेंगे। फ्रक्टोज। सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहां हमारा कायरल सेंटर ये है ना? इस कायरल सेंटर का OH कहाँ है? राइट साइड है। ये है डी फॉर्म। अब बस इसका एल फॉर्म कैसे बनाओगे? बात ध्यान सुनो। ये कायरल सेंटर जिसका OH राइट साइड है, ये डी फॉर्म है, इसका एल फॉर्म कैसे बनाओगे? रुक जाओ, बोल तेज। हाँ तुम बोलो, समझाओ इसमें कैसे बनाओगे। समझाओ ऐसे 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 कि ऐसे नहीं, समझाओ। गुड, तुम समझाओ। हाँ तुम समझाओ बाबू। मतलब इसे समझाओ, कैसे करोगे? ऐसे समझाओ बे, ऐसे। ओके।
ये जैद सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है। पूरे मॉलिक्यूल का मिरर में बनाओगे, मतलब हैंड्स प्रूव्ड, मैं जो 10 मिनट से बोल रहा हूँ किसी को कुछ नहीं आ रहा है। ये वही बोल, तू नहीं बोल, झूठ मत बोलना बे। तूने बोला इसको इधर करेगा OH को, पूरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाओगे तब जाके एल्फाम बनेगा। तो अगर आज आज के बाद भी तुम यही बोलोगे ना, तुम फिर कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हारे यहाँ आने का। जितना आता था उतना आता है। बायोलॉजी में कभी कभी कुछ टीचर्स इसको गलत पढ़ा देते हैं। वो क्या करेंगे, इसको इधर इधर कर देंगे, बोलेंगे हो गया एल्फाम। ना बाबू ना, क्या करना है इसका, मिरर इमेज बनाना है, मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज बनाना है शानदार पूरा फुल। अच्छा पकड़ के इसका बनाओगे क्या सिर्फ, व्हाट इज दिस। तो इसका मिरर इमेज विच विल बी एल ग्लूकोज, एल फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज। एक कार्बन का अगर आप 2 बॉन्ड इंटरचेंज करोगे तो डायस्ट्रोमर बन जाएगा, डाया। एक का चेंज करोगे तो। एक ये बात जो खास थी याद रखने वाली, कि किसी एक कार्बन का इंटरचेंज करके आप डी को एल में नहीं कन्वर्ट करोगे, बल्कि पूरा ये लिखा है साफ साफ शब्दों में, वर्ड्स में, कि डी एन एल आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, कंप्लीट मिरर इमेज। नाउ व्हाट इज दिस टर्म, किसी को ये डाउट आया। यहां लिखा था स्टैंडर्ड फिशर फार्म। स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो समझो उस बात को। स्टैंडर्ड फिशर फार्म ये होता है कि आप, ऐसे कैसे बोलूंगा, पहले लिखूंगा यहाँ पे। स्टैंडर्ड फिशर फार्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फिशर फार्म, स्टैंडर्ड फिशर फार्म, फिशर फार्म वो होता है जहां पर दो बातें हों। मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए, मैक्सिमम कार्बन, कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन। वो जो वर्टिकल लाइन है ना ये वाली, इसमें मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए, तब जाके उसको हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। एंड साथ साथ, एंड और क्या होना चाहिए, एंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल मेन वाला, ऑन द टॉप ऑफ द, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के टॉप पर होना चाहिए। तो अभी तो जितना मैंने बनाया सारा स्टैंडर्ड ही बनाया था, अब नॉन स्टैंडर्ड बनाऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। ये देखो स्टैंडर्ड है, इधर कोई कार्बन है, हॉरिजॉन्टल भी कहीं कोई कार्बन है, सारे कार्बन कहाँ इस लाइन में है, तो मैक्सिमम कार्बन है। एंड प्रिंसिपल फंक्शनल जो भी है वो कहाँ है, टॉप पे, नीचे नहीं होना चाहिए। देखो जी, हमारे पास एक टर्म आता है अल्फा एमाइनो एसिड्स, नाम तो सुना होगा। अल्फा मतलब अल्फा कार्बन पर एमाइनो ग्रुप, अल्फा अमाइनो एसिड, आईपीएसी नाम है अल्फा अमाइनो। तू क्या कर रहा है, अल्फा अमाइनो एसिड्स वो ऐसे दिखते हैं, यहाँ COOH, यहाँ R, यहाँ NH2, यहाँ H। अब ये R ग्रुप डिसाइड करेगा कि स्टैंडर्ड है कि नहीं है, इसका नाम DL होगा कि नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि आप कायरल सेंटर होगा तभी DL दे सकते हैं नाम। यहाँ R अगर H हो जाए तब ग्लाइसिन, नो कायरल सेंटर, नो DL नॉमेनक्लेचर। R कैन नॉट बी H, R H के अलावा CH3 समथिंग लाइक दैट। तो आगे चलता हूँ। ये अल्फा देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर क्या लगा है, NH2 लगा है, तो नाम है अल्फा अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड। बीटा अमाइनो एसिड भी होगा, गामा भी होगा, अमाइनो एसिड ही तो होता है ना? तो अल्फा अमाइनो एसिड में DL वैलिड है। कैसे वैलिड है, आइए समझते हैं।
बताओ ये क्या है? हाँ, एच एच। ये क्या है? ये एलानीन है। बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन, यस। कायरल सेंटर पर जो बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप है वो राइट साइड या लेफ्ट साइड? हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड तो डी एलानीन। बहुत तेज हो रहे हो ना, रुक जाओ। ये जो हल्का सीधी लाइन क्यों नहीं बनती हाथों से? ऐसे बननी चाहिए। सी डबल ओ एच NH2। फैजान इसका नाम बताएगा। फिर मत बोलना मैं यही बोल रहा था। सही से बोलना। टेक टाइम एंड देन आंसर। कैसे? हाँ? कौन सा एलानिन? जी की एल? बाबू, कौन सा एलानिन? जी की एल? क्या अभी हम इसे डीएल कह सकते हैं? बुला सकते हैं डीएल? क्या ये स्टैंडर्ड है? क्या ये स्टैंडर्ड है? बस। अब इसमें दो हिस्से में बढ़ जाएंगे बच्चे। कुछ लोग कहेंगे डी, कुछ लोग कहेंगे एल। लॉजिक उनमें से किसी के पास नहीं है। हाउ डी? हाँ तो सही बोल रहे। कितने के ऊपर? कर फिर दिखा मुझे करके। टारगेट क्या है? उस इंटरचेंज का टारगेट क्या है? मेरी बात सुनना, क्यों, मकसद क्या है उसको करने का? व्हाट यू वांट? S3 को मैक्सिमम कार्बन चाहते ना वर्टिकल लाइन पे? तो दिमाग चल रहा है कि नहीं? वी वांट मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन, सो हाउ टू गेट दैट? CH3 कहाँ लाना चाहते हो? तो क्या फॉर्म बनेगा? डी बनेगा। CH3 को नीचे लाओगे, NH2 को वहां ले जाओगे। वाह वाह, म्यूजिक प्लीज। फिर जहां मर्जी। आज आपका यहां मन कर रहा है CH3 यहां लाने का, यहां लाओ, इसको यहां ले जाओ। मेरा मन कर रहा है मैं इसको यहां लाऊंगा, इसको यहां ले जाऊंगा, तो फिर ये एल हो जाएगा। जब जब मर्जी वो बदलते रहो, राइट? ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिया है ना, तुम इसमें कुछ भी करोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलना चाहिए। यू डू नॉट हैव राइट टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। इफ यू चेंज टू ग्रुप्स म्यूचुअली, देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज्ड। एंड तुम्हें वो किसने हक दिया बे? अभी कोई बताया सही सही इसका। मोहित क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। गोल 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 क्या है? वी वांट CH3। तू को मुंह लटका के बैठा है बे? यू वांट CH3 ऑन द वर्टिकल लाइन। गॉड स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना पड़ेगा? सारे कार्बनों को वर्टिकल लाना पड़ेगा। तो टू अचीव दैट गोल, टू अचीव दैट गोल, इतना तो पक्का है, इसको यहां लाना है। तो इसको कहां ले जाओगे? यहां। इसको कहां लाओगे? यहां। अबे डी नहीं है भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अब जाके ये आया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एल एलानिन। डिस्कशन अलाउड। क्या बोला मैंने? किसी को समझ आया? ये मैं बार बार थोड़ी सिखाऊंगा तीन इंटरचेंज करने से क्या होता है। कुछ लोग नहीं आए होंगे तो उनको आज नहीं समझ आ रहा होगा। पूछे पड़ोसी से। पड़ोसी भी होना चाहिए उनका ढंग का। तुमको समझ आया? थ्री इंटरचेंजेस कॉन्फ़िगरेशन कोई बदलाव नहीं आएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया। चलिए PYQ करते हैं। 10-16 का सवाल है, इसमें भी होगा कब तक। तेरे लिए छोड़ दे खुदाई मन लिए।
सजा ही मैंने तेरे लिए। बताओ बे ताहिरा बेगम। दो हजार सोलह। इतना बड़ा सवाल देख के आधे बच्चे डर जाएंगे, और जिनके पास बस इंफॉर्मेशन है, नो टैलेंट, बस इंफॉर्मेशन, वो कर लेंगे। पहला सवाल, पहला ऑप्शन, पहला वाला कंपाउंड डिक्स्ट इर्थ्रोस की थ्रियोज, डी की एल, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऐसा एक ही ऑप्शन है। तो इतना बड़ा सवाल बनाया और आंसर सिर्फ इससे आया, है ना, डी एंड एर्थ्रोस। अब आपके पास इससे क्या पता चला कि यहाँ टैलेंट नहीं चाहिए, यहाँ मेमोरी चाहिए, याद हो कि इर्थ्रोस क्या होता है, याद हो कि डीएल कैसे देते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस, अगर टैलेंट चाहिए होता होता तो मुझे भी ना आता ये शायद। तो आंसर इज सेकेंड। किसी को डाउट? पूरा डाउट? कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। मैं कहूँ, हेडिंग लिखो, एट्रोप आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म बिना कायरल सेंटर के है। जल्दी आइसोमेरिज्म खत्म हो जाए प्लीज प्लीज। 15 दिसंबर भी आने वाला है। कहाँ दिसंबर एंडिंग में ऑर्गेनिक खत्म करने का इरादा था। देखो, सबसे पहली बात, इसमें क्या पढ़ने क्या जा रहे हो, कायरल कंपाउंड बताऊंगा आपको। कायरल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो कायरल तो हैं लेकिन बिना कायरल सेंटर के, बिना कायरल सेंटर के, उन्हें कहेंगे एट्रोप आइसोमर्स, आइसोमर्स। तो क्या लिखेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, एक्टिविटी, यार ऑप्टिकल एक्टिविटी था यार, क्या बताऊं यार, इंग्लिश डूब गई। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल सेंटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल सेंटर। पहले मैं ऐसी हेडिंग लिखता था, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा और नाम दे रहा हूं प्रॉपर, एट्रोप आइसोमेरिज्म। इसके दो लोग हो सकते हैं, एक हो सकता है बाईफिनाइल, ऐसी हरकतें करने वाले दो लोग, बाईफिनाइल, और दूसरा हो सकता है एलीन। ओ भाई, तुम्हें कुछ समझ ना आया तो क्लास के बाहर पूछ लिया करो, तुम ऐसे बैठे रहते हो, झूठ बोलते हो ऊपर से। एलीन या स्पायरेन, समझ भी नहीं आता, पूछते भी नहीं हो। हाँ, अगर पूरा टॉपिक ही समझ नहीं आता, सो आई एम वर्डलेस, आई एम हेल्पलेस, तब तो मास्टर चेंज करो या बैच चेंज करो, जो तुम्हारे लिए आसान लगे। बेचारे बैच चेंज करके यहाँ आ रहे हैं लोग, तुम कहाँ जाओगे। पहली हेडिंग बनाओ, बाईफिनाइल। अब तो मैं एआईआर वालों को भी यहीं लाऊंगा, सो कॉल्ड एआईआर। बाईफिनाइल, अब हमारी चर्चा होगी बाईफिनाइल पे। बाई मैं दो, रिंग, फिनाइल। देखो बच्चों, बाईफिनाइल एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, राइट। बाईफिनाइल एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। पहले मैं आपको होश में आ जाओ, पहले हम कंक्लूजन देखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन। बाईफिनाइल कब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, कब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट हो जाएगी, जब आप दो, ये दो रिंग है ना बाईफिनाइल में, दो रिंग, दोनों रिंग पे, इधर सुनो यार, दोनों रिंग के ऑर्थो पे वही कंडीशन फुलफिल करोगे जो कल तक जीआई में करते थे।
मतलब ए नहीं होना चाहिए किसके बराबर, बी के। आई नो आपको लैंग्वेज समझ नहीं आया अभी। देखो, दो रिंग होगी बेंजीन रिंग, दोनों के ऑर्थो पे एट अ टाइम इस पे फोकस करना, उसे छोड़ देना। ऑर्थो पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी। यहां भी दोनों ऑर्थो पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली रिएक्टिव हो गया, बस इतनी सी बात है। मगर रीजन अभी समझाऊंगा। मगर ये जो ए और बी है ना, ये छोटे छोटे एटम नहीं होने चाहिए, ये लार्ज ग्रुप्स होने चाहिए, ताकि रिपल्सन विपल्सन कुछ चक्कर है यहाँ पर, तो इसलिए दे कैन नॉट बी ए और बी। ए और बी नहीं हो सकते छोटे बच्चे, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, फ्लोरीन एंड सीएन वगैरह। जैसे ऑर्थो इफेक्ट पड़ा था यार कुछ, हाँ। और ए और बी हो सकते हैं कोई लार्ज ग्रुप, लार्ज सा ग्रुप, मसलन CH3, आयोडीन, ब्रोमीन, COOH वगैरह वगैरह हो सकते हैं। बस इतनी बात आ गई, डन सवाल, इतनी सी बात है। स्मॉल ए और स्मॉल बी को आप G1 G2 भी लिख सकते थे। इसकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे आप? अंग्रेजी मैंने लिखी नहीं, किताब में थोड़ी ऐसे लिखा है, ये नहीं मुझे, वहां इंग्लिश में लिखा है। अब जो ए और बी अलग अलग हो गए तो क्या सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक? ए और बी अलग अलग, एसिमेट्रिक ना। देखो, इसे कहते हैं एसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन कब होता, जब दोनों सेम होते। तो इसके जस्ट नीचे मुझे पहले की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। किताब में थोड़ी ऐसे लिखा हुआ, किताब में तो अंग्रेजी लिखा हुआ। चलते हैं। ए नॉट इक्वल टू बी मतलब नॉट सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। वेट 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 वेट, लिख रहे हो क्या? बोला करो ना साफ साफ। डन। देखो, पहले आप ये सवाल पढ़िए, ये सवाल पढ़िए। ये सवाल नहीं, बल्कि आपको अपनी कॉपी पे ये पॉइंट जिसमें करेक्ट होगा वो लिखना पड़ेगा। बाइफिनाइल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ, ऐसे ही लिखना है, डिक्टो कॉपी करना है। ए बाइफिनाइल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ करके उसके आगे पूरी बात लिख दो, कौन सही बात है, पढ़ो। बोल और नॉट कोपलेनर, यार अभी तो कोपलेनर जानते नहीं हो, पर लिख लो पहला वाला, समझाऊंगा इन वाइल। आप पहले अंग्रेजी लिख लो ये बात। बाइफिनाइल will be optically active if both phenyl rings are not coplanar। और कोई भी रिंग सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी रिंग ना हो जहां ए बराबर भी हो। इसका माने क्या है, नहीं दौड़ना नहीं है। रिंग इज नॉट, इसका माने क्या है, इसका माने क्या है, कोई भी रिंग ऐसी ना हो जहां पर ए बराबर बी हो। नॉट सिमेट्रिक मतलब ए नहीं होना चाहिए बी के बराबर। अरे यार, ईदर रिंग इज नॉट सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, नॉट सिमेट्रिकली मतलब एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का उल्टा एसिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक मतलब एसिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। लैंग्वेज प्रॉब्लम, बाकी ये सब गलत। ये कोप्लेनर वाली बात आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। पहले एक और क्वेश्चन करते हैं।
टफ लग रहा है क्या? टफ तो है। इसमें से वो सिर्फ लिखो जो 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 आंसर है। पढ़ो, ये लिख देना वहां बगल में 16। मेरे रश के कमर तूने पहले नजर नजर से मिलाई मजा आ गया। जो मैं लिख रहा हूं वो भी लिखोगे और इसमें सिर्फ आंसर लिखोगे। विच इज आंसर? सेकेंड। फिर ये लिखो, बताओ इज इट आपके लिए एक्टिव? अच्छा, इसका मतलब क्या, ये आपके लिए एक्टिव है। इसका मतलब अंडरस्टूड है, तुम्हें कुछ आए चाहे ना आए, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट करोगे ना। एब्सेंट तभी तो एक्टिव है। कैसे एब्सेंट वो मैं सिखाऊंगा। व्हाट अबाउट दिस वन? क्या नो सर, ये इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ ए बराबर बी है और यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री पक्का प्रेजेंट होगी। कैसे तुम नहीं जानते? ना ना ना, डोंट ट्राई। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। जैसे रिंग दिखती है ऐसी है ही नहीं है, नॉट कोप्लेनर है ना। खैर, व्हाट अबाउट दिस? पेन चलाओ रे, बहुत कुछ लिखना है तुम्हें। एक दो, बस तीन बहुत है। विल बी दिस भी समझ जाओ। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। मैं कौन सा आंसर टिक करेंगे? लिख कॉपी पे, सिर्फ सेकंड सेकंड लिख, और जो मैंने दो लिखे वो लिख। सारे ऑप्शन मत लिखो यार। क्यों बजा रही है? वहां बजाएगी स्टेज पे? डन। आइए रीजन समझते हैं। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री का एब्सेंट होना मेन रीजन है। हाँ, रीजन जो भी पढ़ा उसका रीजन, पीओएस एब्सेंट। कैसे, उसके लिए अपने को हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दो दो कॉपी चाहिए जिस पे तुम ना लिख रहे हो। तो ये कॉपी है तेरी, एक और है? नहीं है। एक कॉपी दो रे जिस पे तुम ना लिख रहे हो। अब तुझे वापस यहाँ देना आना पड़ेगा। बक तू यहाँ यहाँ उठ, चल उठ, इसको पकड़ो। देखो, इसको आप बेंजीन मानो, कुछ नहीं हुआ। इसको आप बेंजीन मानिए, माना कि 4 मेंबर है पर आप 6 मेंबर मानो, ठीक है। ये दो बेंजीन आपस में कनेक्टेड है, ऐसे पकड़ो। यहाँ पर एक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके इन इन दोनों कार्बन को ऑर्थो मानेंगे, ऑर्थो पोजीशन। इन पर ग्रुप लगाने जा रहा हूं, क्लियर। 4 पेन अलग अलग ग्रुप मान लो आप। तुम ऐसे ना 2 पेन पकड़ो, यहाँ पे कॉपी भी ही पकड़ो यहाँ। हाँ, गुड। ये है ना 4, इधर देखो थोड़ा ऐसे करो, जहां जैसे मैंने किया। ये ऑर्थो पे है, कैमरा पे आना चाहिए। आया भाई, कैमरे में आया। मोबाइल नीचे कर। यहाँ दोनों ऑर्थो पे है ना। ये जो ऑर्थो वाले ग्रुप्स देखो कितने नजदीक आ गए, इतने बड़े स्ट्रक्चर में इतने नजदीक आ गए। तुम जरा मॉलिक्यूलर लेवल में जाके देखो क्या हाल होगा। तो ये जो ग्रुप्स है ना, ये ग्रुप्स ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है।
तुम समझ रहे हो, रिपल करेंगे। तो इस रिपल्सन से परेशान एक बेंजीन रिंग कहेगी मैं यहां नहीं रहूंगी, मुझे टॉर्चर हो रहा है, वो ऐसे भाग जाएगी ऐसे प्लेन से बाहर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हमें लगती थी बोर्ड पर रियल में ये दोनों रिंग जो जो बोर्ड बनना सब ऐसे हैं, खासकर इधर वाले राइट साइड वाले। इतना समझ आया? अब मैं आप लोग ये साथ में कंसीडर करके चलना कि यहाँ पे दो ग्रुप लगे हैं, जो पेन ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, वहां पे दो ग्रुप हटा रहा हूँ, लेकिन है ग्रुप, तो ये सब तुझे भी समझना है। अब देखो, मैंने यहां जो ग्रुप रखा ना, ग्रुप यहां यहां चार ग्रुप रखे हैं, समझना। अगर ये दोनों ग्रुप सेम रखूंगा, सेम आइडेंटिकल ग्रुप, इस रिंग पे दो ग्रुप सेम रखूंगा, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ये जो मेरी कॉपी है ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्यों? इसको ऐसे कट करते हुए जाएगी और इधर का पार्ट मिरर इमेज होगा। बट हम चाहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री एक एक करके गायब हो जाएं, तो इस वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री को गायब करने के लिए ये दोनों ग्रुप डिफरेंट लेना पड़ेगा। ए नॉट इक्वल टू बी। आइए इस रिंग पे चलते हैं, यहां दो ग्रुप लगे हैं, अगर ये दोनों ग्रुप सेम होंगे, सेम, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये आएगा और इसको बाइसेक्ट करेगा रिंग को, और ये ग्रुप रिफ्लेक्ट करेगा। किसी को समझ आया? हम चाहते हैं ये भी प्लेन एलिमिनेट हो जाए, तो ये ग्रुप अलग ले लो, ये ग्रुप अलग, खत्म, प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म, मॉलिक्यूल बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव। भाई ऐसा होने के बाद इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन तो रहा नहीं, जो भी रहा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहा, वो भी खत्म हो गए। क्लियर? यानी अगर आप देखना, रुक जाओ, यहां लगाए तो बड़े बड़े ग्रुप हैं, लेकिन सेम ग्रुप लगाए तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है और दो दो है, ये वाली भी है और ये वाली भी है। कुछ समझ आया? थैंक यू। तेरा कॉपी कौन है? तो इस तरह से हमें दोनों पे डिफरेंट, तो इसका आहा, वाह क्या सीन है। इसका मतलब ये रोज करना पड़ेगा फिर। हाँ देखो, उसका रीजन कहीं लिख देना, रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर एंड एज वेल एज प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, तो उसका रीजन तुम समझ गए होगे। अगली हेडिंग लिखोगे एलीन्स। भी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों बेचैन। एलीन्स क्या? एलीन सिलेबस तो और टफ करना चाहिए ना, अभी तो फिर भी बहुत कट कर दिया गया सिलेबस। जब तुम पढ़ोगे बहुत सारा, तभी तो बहुत सारी दवाइयों के नाम याद रखोगे। एलीन, देखो जी, एलीन होते क्या है, लगातार डबल बॉन्ड जिनमें आता है उन्हें एलीन कहते हैं। क्यूमुलेटेड एल्कीन्स को बोलते हैं, क्यूमुलेटेड लगातार, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड्स। तो जरा होश में रहे, क्यूमुलेटेड एल्कीन्स दैट इज कंटिन्यूअस, इतनी बड़ी स्पेलिंग, हाँ सही है, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड्स, ये एलीन है। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। अभी हमने एलीन का इंट्रोडक्शन लिया, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होंगे, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। से बताएं कुछ आएं। इसके लिए मुझे 3-4 पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे पहले, केमिकल बॉन्डिंग के। पूरी उम्मीद है तुम भूल चुके होगे। सी ट्रिपल बॉन्ड सी का एक पॉइंट पहले, इसमें इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए? sp है। sp है तो एक पी चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, 2p बचे, जो 2p बचे वही क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। जो 2p बचे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे,
है ना। यानी जो दो पाई बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन, वो दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अब यहाँ सिंपल सा इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई एक कार्बन दो पाई बनाएगा, दो पाई, तो एक पाई ऑन द एक सेकंड, एक पाई ऑन द प्लेन होगा, तो पक्का दूसरा पाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तुम पूछ सकते थे क्यों, ये वाला लाइन और ये वाला ये भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये सिग्मा में चला गया ना एक एक्स एक्सिस, अब बचा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये सिग्मा बना लिया जो भी एक्सिस है वॉट एवर एक्सिस। अब बचे ये दो एक्सिस, एक दूसरे क्या होंगे परपेंडिकुलर, ये होगा बोर्ड पर तो ये होगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, समझ गए। ये एक इंफॉर्मेशन जो यूज होगी इसके अंदर। दूसरी इंफॉर्मेशन जरा बताओ, BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तीनों फ्लोरीन कहाँ है, बोर्ड पर या बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड पर। हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडेशन कितने पी चले गए, 2 पी। तो ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है ये बोर्ड पर है ऐसे, तो इसका जो तीसरा पी खाली है, नहीं नहीं सुनो, sp2, 2 पी चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, एक पी बचा, वो जो पी बचा है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह, परपेंडिकुलर। ये बात पहली बार समझा रहा हूं, पहली बार और आखिरी बार। देखो जी, ये है ट्राइगोनल प्लेनर, ये है ट्राइगोनल प्लेनर, एक एक पी खाली पड़ा है या एक पी अनहाइब्रिड है, sp2 है अनहाइब्रिड वाला, इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है। लॉक करो, ये रेड वाला पी ऑर्बिटल है, प्योर पी ऑर्बिटल, मे बी खाली पड़ा हो, मे बी पाई बाण बनाया हो। अनहाइब्रिड तो बनाता है बे पाई बाण, देखो अनहाइब्रिड ही तो बनाता है ना पाई बाण। थैंक यू। तो अब मैं इसको अगर इधर देखो, अगर मैं इसको बोर्ड पे ऐसे पेस्ट कर दूंगा ऐसे, तीनों सिग्मा बोर्ड पे रखूंगा, तो वो वाला पी बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। कैन सब लोग देख सकते हो, ओके। अब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करने वाला हूं। अब मैं चाहता हूं नहीं, मैं इस पाई को बोर्ड पे लाऊंगा, तो ध्यान से देखो इस आदमी को, ऐसे ये आया पाई बोर्ड पे, कुछ नया लेके आ गया। जब ये ऐसे पेस्ट करूंगा ना इसको, ऐसे 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 बोर्ड पे लाऊंगा ऐसे, तो ये सिग्मा बोर्ड पे आएगा और पाई बोर्ड पे आएगा, लेकिन ये सिग्मा आपकी तरफ है और वो सिग्मा बोर्ड के नीचे है। बोर्ड पे देखना मैं क्या बता रहा हूं, अगर मैंने इसे ऐसे बनाया, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन और एक फ्लोरीन एबव द प्लेन, ऐसे, मतलब कहने का ये है कि ट्राइगोनल प्लेनर को सिर्फ ऐसे ही थोड़ी बोर्ड पे दिखा सकते हो, ऐसे ही थोड़ी दिखा सकते हो, छोटे छोटे हाथ के साइड इफेक्ट्स, ऐसे थोड़ी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। देखना कैसे, ये भी तो ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी है, ये भी है। तो जब इसको ऐसे बोर्ड पे रखूंगा ना, तो ये वाले कहाँ जाएंगे, आउट ऑफ बोर्ड। अब पाई जो है वो कहाँ आ जाएगा, बोर्ड पे, बोर्ड पे, खत्म। कंक्लूजन ये है कि जब आप इसको तीनों सिग्मा बोर्ड पे रखते हो तो तीसरा पी परपेंडिकुलर होता है। मगर अगर एक सिग्मा बोर्ड पे रखते हो, दो सिग्मा आउट ऑफ बोर्ड करते हो, तो तीसरा पी कहाँ होगा, ऑन द बोर्ड। ये बात लिख लो, ये 2 पॉइंट मैं यूज करूंगा एलिन के अंदर। आज इसका दिन है। तो डीपीपी नंबर जो ये लोग, मैं क्या बताऊं, तेरे बैच में डीपीपी कराई गई थी, तो कौन से बैच से आया है, वहां पे डीपीपी नाम की कोई चीज होती है, तो वहां डीपीपी देख के नहीं बोल सकते कि ये वाला सवाल हम नहीं कर पा रहे, मतलब हमने नहीं पढ़ा। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ,
जब आपने डीबी सॉल्व की होती तो आपको पता चलता ना कि सिलेबस क्या है आपका। तो बड़ी चीटिंग क्या है, मतलब सिलेबस ही बदल रहे हैं लोग अपने हिसाब से। बेस्ट मोस्ट कहाँ किसकी डीपी में उठाई भाई, ये पोलियो इसको है, किसकी तेरी है? ये वाला तो ये वाला ये कौन सी डीपी है? तो इसकी ये कौन सी डीपी है जहाँ ये सवाल है? एक पेज पीछे डीपी नंबर 8, जरा खोलना डीपी नंबर 8 तो। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। तो ये है ना बाईफिनल, ये हमने कर लिया, नहीं किया क्या? हमने सवाल नंबर 11 12 कर लिया ना, 11 कर लिया। सवाल नंबर 8 करेंगे एलिन के अंदर। और कहीं एलिन नहीं है, वो AIR बैच की पीपीटी में है। यहाँ एलिन के सवाल ही नहीं है बेचारे, तो क्या करें। देखो सभी लोग, चलो सजेस्ट करो इधर। 2H मुझे इस पे रखना है, 2H लिखना है, इस पर 2H लिखना है, 2H। तो आप लोग बताओ कि बोर्ड पर लिखूं कि बोर्ड के परपेंडिकुलर? आसान तो बोर्ड पे लिखना है, जैसे आज तक पढ़ते आए हैं, तो वैसे शुरू करते हैं। हाँ, इसके 2 हाइड्रोजन बोर्ड पे, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है टर्मिनल वाले का? sp2, फ्लोरीन लिखो वहां पे, BF3 है, sp2 है, तो 3 सिग्मा बोर्ड पे आ गए, अक्स अब बचा पाई, बताओ ये पाई कहां है? बोर्ड के परपेंडिकुलर। वाह वाह वाह, ऐसे साथ देते रहना। इस कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड बनाए? एक लेफ्ट एक राइट। अगर आपने फैसला कर लिया समहाउ कि लेफ्ट वाला परपेंडिकुलर है, तो बताओ राइट वाला कहां होगा? बस मजा आ गया, ये वाला पाई ऑन द प्लेन है। नाउ टेल मी, अब मुझे इस कार्बन पे 2 सिग्मा लिखने हैं, इस पर 2 सिग्मा लिखने हैं, कहां लिखूं, ऑन द बोर्ड या ऐसे परपेंडिकुलर दो? परपेंडिकुलर द बोर्ड है ना जैद, क्योंकि ये पाई कहां चला गया, ऑन द बोर्ड। तो ये एक एच, ये एक, देखो क्या बड़ी बात निकल के सामने आई, सो मच डिस्कशन के बाद, क्या बात पता है क्या निकल के आई? सुनो सुनो सुनो, sp2 sp sp2, कोई कार्बन है जो sp3 हो ना, बट दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर है, खुद देखो ना भाई, ये वाले एज कहाँ है, बोर्ड पर है, और ये वाले बोर्ड के मीथेन ऐसा ही तो होता था। रुको रुको, इस पूरे सेंटर को कार्बन मान लो, तो मीथेन ऐसा ही था, 2 बॉन्ड बोर्ड पर, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन, एक बॉन्ड एबव द प्लेन, एकदम ऐसा ही हो गया ये। तुम समझे नहीं, इस पूरे को सेंटर मान लो, तो 2 बॉन्ड कहाँ है, बोर्ड पर, और 2 बॉन्ड, सो इज इट प्लेनर ना? छापो। मैं तो अब कुछ बता ही नहीं रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूँ, आप बहुत सही आंसर दे रहे हो, देखो जी, बताओ जी। चलो, मैंने इसके 2 रखे बोर्ड पर, बताइए पाई कहाँ? बोर्ड के परपेंडिकुलर। ये पाई कहाँ? ऑन द बोर्ड। फिर ये पाई कहाँ? फिर ये सिग्मा कहाँ? हाँ, अब्बास क्या बोल रहे हो क्या? इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लिखने हैं, कहाँ लिखूं? ऑन द बोर्ड, क्योंकि ये कहाँ चला गया, पाई परपेंडिकुलर, तो सिग्मा ऑन द बोर्ड। कोई बात नहीं, ये देखो एक क्या किया मैंने, नंबर ऑफ पाई वन बढ़ा दिए, और जैसे नंबर ऑफ पाई वन बढ़ाए, इवन से ऑड कर दिया, मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया, दिस इज प्लेनर। सो जब प्लेनर में हमेशा कौन सा प्लेन होता है, हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन ऑलवेज प्रेजेंट। तो कंपाउंड ये कभी आपके लिए एक्टिव नहीं हो सकता, पर वो हो सकता है अगर तुम वही वाली कंडीशन लगाओ जो मीथेन में लगा रहे थे। कम बोलता हूं अभी, इतना पता छापो, ऑड एंड इवन, ऑड एंड इवन।
अरे तेरा दोस्त कहाँ भाग गया, फिर से गायब हो गया? 2 दिन हो गए उसके गायब होने। 5 दिन हो गए? हट। मंडे से गायब है? हाँ तो आएगा वापस, मिलेगा? क्या बैग? ओके बोलो। अटेंशन, इधर सभी लोग ध्यान सुने। क्या ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है? लिसन ना, बिल्कुल ये वैसा ही बन गया जैसे बाइफिनाइल था। ऐसे बीच में चेन है एक, चेन के टर्मिनल पे 2 ग्रुप लगे हैं। ये वाला ऑन द बोर्ड है ऐसे ऐसे, और ये वाला बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे। नालायको, वही वाला तो बोल रहा हूं मैं। बीच में ऐसे सब कुछ है जो भी है, आई डोंट केयर। है ना पाई, एक ऑन द बोर्ड एक परपेंडिकुलर पेन, ये वाला पाई। तो ये पाई ही है। अब किनारे के एज देखो, यहां एच ऐसे ऐसे होंगे और यहां एच ऊपर नीचे होंगे ना, आउट ऑफ प्लेन, डिफरेंट प्लेन पे। तो बिल्कुल ये बाइफिनाइल जैसे हालात आ गए। अब बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे एब्सेंट करोगे? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे एब्सेंट करोगे, सोच के बताओ। यहां दोनों अलग ग्रुप कर दो, यहां भी अलग कर दो। एक काम करता हूं, तुम्हें इमेजिन कराता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है। देखना, एक ये बोर्ड वाला प्लेन लेके जाओ, बोर्ड वाला ऐसे ऐसे लेके आओगे तो पता कैसे होगा, समझना। ये एच रिफ्लेक्ट करेंगे, एक ऊपर एच है एक नीचे एच है, प्लेन है मिरर, तो ये एच रिफ्लेक्ट करेंगे और बाकी सब बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं ये प्लेन एब्सेंट हो जाए। तो टू एलिमिनेट दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें इन दोनों को डिफरेंट करना पड़ेगा। आया समझ? डिफरेंट करना पड़ेगा। दूसरा प्लेन ऐसे लाओ, देखो ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो ऐसे लाओगे ना, तो वो इन दो एज को बाइसेक्ट करेगा और ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे गुजर जाएगा ना, तो इन दो एज को बाइसेक्ट करेगा और इन एज को रिफ्लेक्ट करेगा। हम चाहते हैं ये भी एब्सेंट हो जाए। बताओ क्या करें? उन दोनों एज को भी अलग अलग कर दें। यानी अगर, सुनो ध्यान से, अगर मैं इसी, अगली स्लाइड पे जाऊंगा, अगर मैं एलीन विद इवन पाई बॉन्ड, इवन पाई, एक होगी एलीन विद और पाई। अब जो कंक्लूजन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल जीआई में भी रहे होंगे, तुमने नजरअंदाज कर दिया होगा जीमेडिकल आइसोमर्स में। देखो इधर, एलीन विद इवन पाई में अगर मैं ऐसे कर दूं, यहां पर एक रख दूं ए और यहां पर भी एक रख दूं बी, अलग अलग ए बी, और यहां भी ए बी। समझ सको तो समझो, ए नॉट इक्वल टू बी कर दूं, तो क्या पीयूएस रहेगा? अब पीयूएस खत्म हो गया ना, वही तो पढ़ा रहा था अभी। अब पीयूएस गायब, तो ऐसे करने से प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब, absent. Okay, so this molecule is optically active. Okay. ए से बी तक की दूरी को मान लो L1। ए से नहीं, हम पहले जमाने में क्या करते थे, इसको L2 मानते थे। L2, अब मजा आएगा, सच में मजा आएगा, ध्यान सुनना। ए से ए तक की दूरी
को मान लो L1। बताओ जी L1 बड़ा कि L2, आप बताओ सोच के, टेक टाइम। L1 बड़ा कि L2? गैस प्लीज थिंक। रुक जाओ, जायद बता रहा सही सही। हाँ बोल भाई। दोनों बराबर हैं। ये आया सोचने के बाद, है ना। हाँ, क्योंकि ये इस बोर्ड पर A है और ये वाला B ऊपर है यहां, और A उतना ही उधर नीचे है। तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से इसे मिरर इमेज तक की दूरी बराबर होगी। तो गैस यहां L1 बराबर L2 है। तो बताओ क्या ये GI शो करेगा? क्या ये एल्कीन GI शो करेगी? नहीं करेगी। चाहे इसको यहां रखो चाहे यहां रखो, इक्वल दूरी पर है। जागो जागो। इवन मेंबर, इवन पाई वाली एल्कीन GI नहीं शो करेगी। इवन पाई वाली एलीन GI शो नहीं करेगी। तो चूंकि ये बराबर है तो GI शो नहीं करेगी। ये वहां की पढ़ाई थी GI वाली। आई आर्ट में चलते हैं। जोड़ जाड़ के अपने जालिम की गाली। सवाल नंबर 1, क्या यहां पर मॉलिक्यूलर प्लेन हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? ये अलग अलग कर दिया चारों मैंने। अभी मॉलिक्यूलर प्लेन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। तो यहां पर मॉलिक्यूलर प्लेन इज ऑलवेज, मॉलिक्यूलर प्लेन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इफ प्रेजेंट तो ऑलवेज इनएक्टिव। क्या बोलते हो? ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव ना। एक चीज और कॉपरेट कर दो बस, एक चीज, एक गैस 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 ये चीज, ये डिस्टेंस को मान लो L2 और इस डिस्टेंस को मान लो L1। बताओ L1 बड़ा कि L2? इस पर सब कुछ प्लेन पे है। अब L2 बड़ा है, अब L2 बड़ा है L1 से, तो ये GI शो करेगा। तो बस A नॉट इक्वल टू B हो जाए अगर, A नॉट इक्वल टू B हो जाए अगर, तो GI शो करेगा। मुबारक हो। दो अलग अलग बातें, कंक्लूड करो, दिमाग में जोर दो। अगर एलीन और मेंबर्ड पाई बॉन्ड रखती है तो GI शो करेगी, शर्तें लागू, A नॉट इक्वल टू B। अगर एलीन ऑड मेंबर्ड पाई बॉन्ड है, I'm सॉरी इवन मेंबर है, तो OI शो करेगी, शर्तें लागू, A नॉट इक्वल टू B। क्यों समझ नहीं आया क्या पढ़ा रहा हूं? नहीं आया? कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन। अबे नालायको, अगर पाई बॉन्ड इवन है और किनारे किनारे A नॉट इक्वल टू B है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और अगर A इक्वल टू B हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। GI का स्कोप ही नहीं यहाँ पे। यहां आ जाओ, अगर पाई बॉन्ड ऑड है, ऑड, तो और टर्मिनल पे A नॉट इक्वल टू B है तो GI शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिव का यहाँ स्कोप नहीं है क्योंकि ये मॉलिक्यूल हमेशा प्लेनर होगा। ये जो आया ना, ये इस आधे घंटे के डिस्कशन का रिजल्ट है। ये प्लेनर है, ये एक ही प्लेन पे है, ये आउट ऑफ प्लेन पे है, इन सब बातों का तो और अच्छे से समझ लो यार, तुम लोग अभी नहीं समझे, और अच्छे से समझ लो। देखो इधर, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। यहां पर मैं रिंग ला दूं, जरा समझो ये, यहां पर अगर मैं रिंग ला दूं, रिंग रिंग ऐसे 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 ऐसे, तो चेक करो, इसकी बहन है ये। भाई पाई बॉन्ड तो रिंग ही होती है ना, ऐसे ओवरलैप करता है ऊपर नीचे। ये पाई बोर्ड पर है तो रिंग ऐसी है, ये पाई बोर्ड पर रिंग ऐसी है ना। तो सुनो, जिस तरह यहाँ दो पाई बॉन्ड लगातार है, इस तरह मैं यहाँ दो रिंग ले सकता हूं लगातार ऐसे, तो ये स्पाइरो बन जाएंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स। तो एलीन जैसी हरकतें स्पाइरो कंपाउंड भी करते हैं। तो डीबी से पढ़ते चले आ रहे हैं, एक पाई बॉन्ड के लिए एक रिंग इक्विवेलेंट होता है। तो तुम्हें मुझे डर लग रहा है तुम्हारे रिएक्शन से। एक काम करता हूँ, रुक जा रुक जा। देखो देखो, बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। पहला, नंबर ऑफ पाई प्लस रिंग। अब देखो रिंग भी आ गया, इज इवन एंड A नॉट इक्वल टू B। बोलो जी क्या करोगे ऐसे केस में?
नंबर ऑफ पाई प्लस रिंग, ये हो गया ऑड, एंड ए नॉट इक्वल टू बी। क्या करोगे इस केस में? यहां पर होगा ऑप जी आई नहीं होगा, नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यहां ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। बस इतनी सी बात याद रखो बे। और लेकिन जीआई शो करेगा। इतना याद कर लो, फिर हमने जितना जितना आधा घंटा पड़ा सब हो जाएगा। ये बताओ, फिर वापस आ जाऊंगा, रुक जाओ, ये बताओ पहले क्या कह रहा है? ऑप्टिकल एक्टिव इट शुड बी ड्यू टू वाई ऑप्टिकली एक्टिव वाई नॉन प्योर ज्योमेट्री एट दिस मैक्स डिससिमेट्रिक। डिससिमेट्रिक माने होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ आर एब्सेंट। डिससिमेट्रिक प्लेनर ना, या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। बताओ फर्स्ट की थर्ड? नॉन प्लेनर ज्योमेट्री एज दिस ज्योमेट्री मेक्स इट डिससिमेट्रिक। थर्ड क्या कह रहा है? नॉन दिस ज्योमेट्री मेक्स इट, क्या ही डिफरेंस है बे? CS3। अच्छा ये गलत है, तो दो तरफ ऑफ डबल, तो ये आंसर फर्स्ट है ना। रुको, घर ही जाना है, ये होमवर्क हो गया। हाँ घर में समझ समझ के, दोबारा वापस लौट के इस टॉपिक पे नहीं आऊंगा। इसमें आंसर फर्स्ट हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन और यहां लिख देता हूं। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री एच सी एच थ्री। विल दिस शो जी आई? चेक इट। इस पे लगा है एक एच एक सी एच थ्री, इस पे एक एच एक सी एच थ्री, ये जी आई शो करेगा। इनका बोला कायरल करेगा, मतलब कायरल। सी एच थ्री डॉट सी एच डॉट सी डॉट सी डॉट सी एच डॉट सी एच फाइव। चेक इट, व्हाट इज दिस? ओह सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, आगे सिंगल सी, सिंगल सी, सिंगल सी एच, फिर C2H5। अब जहां कमी पूरी है वो पूरी करूँ, अधूरी है वो पूरी करूंगा। यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। तूने क्या बोला बे? कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड। क्या शो करेगा? जी आई। ये इसका भाई है ना, ये भी जी आई शो करेगा। एम क्या को इसके देखा जाएगा असाइनमेंट। उसके बाद आप डीबीबी नंबर, पेज नंबर, पेज 20, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8, उसमें रिंग प्लस पाई दोनों है। आगे आने वाली क्लास में 5 मिनट इसको और दूंगा, आप एक बार पढ़ के आइएगा। लो फिर, और कहाँ है? तुझसे भी प्यारी तेरी बात है। ओ भाई, क्या मैराथन क्लास